सभी बच्चों का स्वागत है आज की कक्षा में। कल हमने सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के संदर्भ में बात किया था। आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कल हमने सामाजिक शोध के 8 प्रकार बताए थे। आज उसके आगे चलेंगे। अगला प्रकार होता है अनुभव मूलक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च में अनुभव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अनुभव अगर हमारे पास है तो निश्चित है हम अनुसंधान के बहुत सारे आधार तैयार कर लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन अनुभवों का लाभ अनुसंधानकर्ता स्वयं लेता है, बल्कि हमें ऐसे उत्तरदाता भी मिल जाते हैं जो उस घटना के संबंध में व्यापक अनुभव रखते हैं, तो हमें उनका भी लाभ लेना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। अपने शिक्षकों से भी बात करनी चाहिए। अपने मित्रों से बात करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आसपास की घटनाओं को देखने का भी, समझने का भी अपने पास अनुभव होता है। जैसे आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने का एक अपना अनुभव अलग होगा। मैं भी संयुक्त परिवार में रहता था, जब बहुत बड़ा परिवार था, करीब 50-60 मेंबर होते थे। और उस संयुक्त परिवार का अनुभव आज तक मुझे है, जो किताबों में नहीं मिलता है, जो किताबों में नहीं कहा गया है, उन अनुभवों को भी हमने साझा किया है, उन अनुभवों को भी हमने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो किताब की बातें बहुत जो लिखी होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो दूसरों के द्वारा बताई जाती, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातों से अधिक सशक्त या अधिक सार्थक अनुभव होते हैं, जो हमें उन समस्याओं के बारे में बताते हैं। अभी कोरोना, जैसे कोरोना की बीमारी है, जिसको कोरोना हो गया है, उससे उस बीमारी में वो सफर किया है, फिर से वो लौट करके आया, और जो उसके अनुभव होंगे वो उसके दूसरे के अनुभव से ज्यादा सार्थक होंगे, जिसको ये बीमारी नहीं हुई। मेरी एक रिसर्च स्कॉलर है जिसको कोरोना हो गया, उनके घर में 4-5 लोगों को कोरोना हो गया। ईश्वर की कृपा रही कि सभी सामान्यता की ओर लौट आए। और उस बच्ची ने जो अपने अनुभव को साझा किया, उसके अनुभव को फिर हम सोशल मीडिया में भी उसकी अनुमति से कि मैं क्या इसे सोशल मीडिया में डाल सकता हूं, तो उसने कहा जरूर सर डालिए, क्योंकि जो तकलीफ मुझे हुई है दूसरे लोग भी समझें, उन चीजों को देखें। और इस तरह से जो अनुभव होते हैं, अनुभव एक तरह से हमें अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम की ओर ले जाते हैं।
अगर अनुभव हमारे पास है तो निश्चित है कि हम जिस विषय पे अनुसंधान कर रहे हैं वो बहुत ही सार्थक होगा और हम अपने लक्ष्य तक, अपने यथार्थ तक पहुंच जाएंगे। तो एक इंपीरिकल रिसर्च भी होता है, अनुभव मूलक शोध भी होता है। हम किसी गांव में रह रहे हैं और गांव की समस्याओं के बारे में अगर हमें लिखना है तो जो हमने गांव के देखा है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को जो हमने देखा है, हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं दूसरे उसके जो सिर्फ बताई गई बातों को लिख रहा है। तो एक अनुभव मूलक शोध भी होता है, यह भी एक शोध का प्रकार है। फिर तुलनात्मक शोध अगला प्रकार है, 10वां, कंपैरेटिव रिसर्च। ये बहुत सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं किताबों में नहीं मिलेगी। किताबों में आपको अनुसंधान के दो चार प्रकार ही मिलेंगे, बताए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे इसके अनुसंधान के, सामाजिक अनुसंधान के कई प्रकार हैं। तो तुलनात्मक शोध भी होता है, कंपैरेटिव रिसर्च। और इस अनुसंधान में जब हम दो चरों, दो समूहों, दो समुदायों, दो संगठनों के विशिष्ट आयामों पर अध्ययन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव रिसर्च होगा। जैसा कि मान लीजिए हमें दो शहरों का अध्ययन करना है या दो गांवों का अध्ययन करना है, दो जातियों का अध्ययन करना है, दो जनजातियों का अध्ययन करना है, तो हम इस अध्ययन में किसी समुदाय, समूह, संगठन, किसी घटना के विविध पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका में 1963 में अमेरिका में एक कैग का निर्माण हुआ था। तुलनात्मक प्रशासन समूह का निर्माण किया गया था, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, कैग। और ये कैग का जो निर्माण किया गया था वो वहां की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करता था। राज्यों की शासन व्यवस्था कैसी है, दो विभिन्न विभागों की शासन व्यवस्था कैसी है, किस व्यवस्था को ज्यादा की कमियां हैं और किस व्यवस्था ज्यादा गतिशील है। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, प्रयोगात्मक अध्ययन होता है, उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम प्रयोग करते हैं कि अगर दो गांवों को हम ले लें, एक गांव को हम कंट्रोल में कर दें और दूसरे गांव को खुला कर दें। अर्थात अगर जनसंचार माध्यमों के प्रभावों का अध्ययन करना है तो एक गांव में हम जनसंचार के साधनों को लगा दें, टेलीविजन दे दें, मोबाइल दे दें, वहां अखबार भेज दें, जनसंचार के विभिन्न, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और दूसरे गांव में एक भी व्यवस्था न करें। और 6 महीने बाद जब हम जाएंगे उन परिणामों को देखेंगे तो बहुत सारे अंतर आपको दिखाई देंगे। उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, उनके रहन सहन में परिवर्तन होता है, उनकी सोच में परिवर्तन होता है, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, उनकी सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, उनके बातचीत करने के ढंग में परिवर्तन होता है। तो ये इसी तरह से कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं कि दो समूहों को हम कंपेयर करते हैं। हमें दो कॉलेजों का अध्ययन करना है कि यहाँ के कॉलेज के में क्या कौन सी सुविधाएं हैं, छात्रों के लिए कौन सी सुविधाएं, उनकी लाइब्रेरी कैसी है, उनका क्लासरूम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ये जानने के लिए कि इन दोनों महाविद्यालयों में कौन सा महाविद्यालय में ये अधोसंरचना ज्यादा है,
और छात्र उसका लाभ ले रहे हैं, तो वो तुलनात्मक शोध होगा। फिर आता है सर्वेक्षण शोध, सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च बहुत ही व्यापक पैमाने पर होता है। हिंदुस्तान में वर्ष में एक ही बार होता है जनगणना। जनगणना अध्ययन जब शुरू होता है, लाखों लोग इससे जुड़ते हैं और एक समय दे दिया जाता है, एक पीरियड दे दिया जाता है कि इस दिनांक से लेके इस दिनांक तक उत्पन्न होने वाले बच्चों को भी जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा, इस जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। हमें किसी समस्या पर सर्वेक्षण करना है, जैसे कोविड-19 है, महामारी है कोरोना, इसके प्रभावों का अध्ययन करना है। अगर हम ये देखें, स्लम्स एरिया में रहने वाले व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, मध्यम वर्ग परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा, या उच्च वर्ग के व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें सर्वे करना पड़ेगा। सरकार इस तरह से सर्वेक्षण कराती है जब कोई पॉलिसी बनानी होती है, कहां पे हमें हेल्थ फैसिलिटीज की आवश्यकता है, कहां शिक्षा की आवश्यकता है, कहां हमें ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है, कहां स्कूल की आवश्यकता है। तो बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग में भी इस तरह से सर्वेक्षण कराते हैं। तो ये सर्वेक्षण शोध भी एक सामाजिक अनुसंधान का एक प्रकार है। हम इसके द्वारा भी बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। फिर आता है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? ऐसे शोध में गतिविधि और अनुसंधान दोनों साथ साथ चलते हैं, समानांतर रूप से चलते हैं। हमारी एक्टिविटीज भी चल रही है और हमारे रिसर्च भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कल भी मैंने बताया था, सुलभ इंटरनेशनल स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल की जो एक्टिविटीज है वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती है, एक्शन सोशियोलॉजी के अंतर्गत आ रहा। और मुझे याद है कि जब 1990 में स्पेन के मैड्रिड शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटेशिया में ये जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सोशियोलॉजी की हुई थी, वहां पे हम लोगों ने, मुझे भी सहभागिता का अवसर मिला था, वहां हम लोगों ने एक्शन सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में सुलभ इंटरनेशनल बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये पहली बार हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो समाजशास्त्र के आचार्य थे, प्रोफेसर टी.के. ऊमेन, वे वहां इंटरनेशनल सोशियोलॉजी के प्रेसिडेंट बने थे। और तब से एक्शन सोशियोलॉजी के अंतर्गत सुलभ को भी सम्मिलित किया गया। तो एक्शन, उनकी क्रियाएं भी चल रही हैं और रिसर्च भी, अनुसंधान भी चल रहा है। सुलभ इंटरनेशनल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने पिछले वर्ष, 2 वर्ष पहले वृंदावन में विधवाओं की समस्याओं का बहुत बढ़िया अध्ययन कराया था। प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल फेम के आदमी है, उनकी टीम ने बहुत अच्छे अध्ययन किया था कि कौन कौन सी सुविधाएं, किस अवस्था में वो जी रही हैं, कैसी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। तो क्रियात्मक शोध चलता है, हमारी एक्टिविटीज भी होती है, हम रिसर्च भी करते हैं, उसमें रिफॉर्मेशन भी करते हैं, सुधार भी करते हैं, उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं, उसका वैल्यूएशन, मूल्यांकन भी करते हैं। इसे हम टेस्टिंग रिसर्च भी कहते हैं, परीक्षणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं एक्शन रिसर्च को।
फिर अगला है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वह द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होता है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? जब अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर उत्तरदाता से मिलता है, उनसे प्रश्न पूछता है और तथ्यों का संकलन करता है। माने प्राइमरी रिलेशन होता है, उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता के बीच प्राथमिक संबंध होते हैं, फेस टू फेस रिलेशन होता है। उसे हम ऐतिहासिक द्वितीयक स्रोत नहीं कहेंगे, उसको प्राथमिक स्रोत कहेंगे। और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? द्वितीयक स्रोत के आधार अलग होते हैं। हम लाइब्रेरी से लेते हैं तथ्यों को, हम गूगल से लेते हैं, इंटरनेट से लेते हैं, कोई हमें बताता है उससे लेते हैं, पूर्व साहित्यों को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, डायरियां, ये सब द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होता है। अगर हमें, जैसे जो महामारी हम झेल रहे हैं वर्तमान में, पूरी दुनिया झेल रही है, इससे पहले वाली महामारी के बारे में हमें मनन करना, अध्ययन करना है, तो हमें उस समय के किताबों को या जो उस पर लेखकों ने लिखा है, वर्णन किया है, उस पे अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद ही उस समय की महामारी के बाद पता चलेगा कि 1939 में क्या हुआ, 42 में क्या हुआ। आप जानते हैं कि जनगणना में भारतीय जनसंख्या में जो ठहराव आया था, एक ही पीरियड में हुआ था, क्योंकि उसमें महामारी में बहुत सारे लाखों लोग मर गए थे और इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी कोरोना के पेशेंट्स को हम बचा नहीं पा रहे हैं। और अगर ये सुविधाएं जो बचे हैं, उन सुविधाओं के कारण है। लेकिन एक एज ग्रुप में ये फिर से इंटरनेट की समस्या आ गई, इस कारण से वो स्क्रीन शेयरिंग गड़बड़ हो गया। जहां इंटरनेट यहाँ कमजोर होता है, वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाता। चलो हम आपको बताएंगे, ऐसे ही आप उसको लिखिएगा, लिख लीजिएगा। तो ये ऐतिहासिक रिसर्च है। ऐतिहासिक रिसर्च द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होता है। इसके बाद आता है विकासात्मक शोध, डेवलपमेंटल रिसर्च। विकासात्मक शोध दुनिया स्थिर नहीं रहती, दुनिया गतिशील होती है। आप अपने बचपन की दुनिया को लेकर के, आसपास की दुनिया को लेकर के और आज की दुनिया में देखेंगे, बहुत व्यापक बदलाव आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? व्यापक बदलाव क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत दुनिया में नित नए खोज हो रहे हैं, स्थिरता नहीं है। क्योंकि मनुष्य की जिज्ञासा कभी ठहराव नहीं आता है। अगर जिज्ञासा में ठहराव आ गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, स्थिरता आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगी दुनिया। लेकिन हम इसे स्टेबल नहीं होना देते, हम अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। हम आसपास की घटनाओं को, और क्या होना चाहिए। जब पहली बार मोबाइल फोन आया, मुझे याद है कि बीएसएनएल की सिम को लेने के लिए लोग यहां काले चौराहे पर रात भर से बैठे थे और दूसरे दिन उनको बीएसएनएल की सिम मिली। और आज ठेले में लेकर घूम रहे हैं लोग।
तो ये एक समय कारक होता है, फैक्टर्स होता है। तो विकासात्मक शोध क्या होता है? व्यक्तियों के व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विकासात्मक शोध व्यक्तियों के व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, ये ऐसे विषय हैं सामाजिक विज्ञान के जो विकास की योजनाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। मनोविज्ञान मनुष्य के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करेगा कि किसी घटना से हमारा मनोविज्ञान कितना प्रभावित हुआ है, हमारे व्यक्तित्व में क्या प्रभाव हुआ है, हमारे आचरण में क्या प्रभाव हुआ, हमारी सोच में क्या प्रभाव हुआ। इसका रिसोशलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब हम जिंदगी के अंतिम मोड़ पर पहुंचते हैं तब मुझे आभास होता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। 1990 में जब मैं नशे पे अध्ययन कर रहा था, ड्रग एडिक्शन पे, दिल्ली में किरण बेदी जी का आपने नाम सुना होगा, उनके साथ इन्वॉल्व था, उनके साथ उनकी सोसाइटी के साथ जुड़ा था, नवज्योति, जो ड्रग एडिक्शन का अध्ययन कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते थे जो मृत्यु के अंतिम स्टेज पे पहुंच गए थे और कहते अगर ये लत न लगती तो हम भी अपने परिवार के साथ सुखी होते। तो अज्ञानता तो हमें बुरे कर्मों की ओर ठेल देता है, लेकिन ज्ञान आने में देर लगती है। रावण का जब मृत्यु काल आया तो उसने राम से एक प्रश्न पूछा। राम ने कहा कि भाई आप बताइए, कुछ आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ राजधर्म सुनो। राजधर्म के बारे में पूरी इस समय पूरी दुनिया में अगर कोई ज्ञाता है तो वो महाराज रावण है। वो कभी रावण नहीं कहते थे, अरे राम की मर्यादा थी, वो हमेशा महाराज रावण ही कहते थे। रावण ने एक प्रश्न किया राम से कि मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा हूं, बल में तुमसे बड़ा हूं, राज्य में तुमसे बड़ा हूं, फिर मुझे पराजय क्यों मिली। तो राम ने एक ही जवाब दिया था, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार नहीं था, तुम्हारा परिवार बिखर गया था। तो जब समाज में व्यक्ति के साथ परिवार कट जाता है तो उसका सोशलाइजेशन नहीं होता है। जॉइंट फैमिली की इसलिए फिर से आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस पैंडेमिक ने ये फिर से समाजशास्त्रियों के लिए ये सोचने के लिए बाध्य किया है कि क्या संयुक्त परिवार की अवधारणा फिर से हमें चिंतन करना चाहिए। पूरी दुनिया में जो कोरोना के पेशेंट थे उनके साथ परिवार नहीं था, अकेले सफर कर रहे थे हॉस्पिटल्स में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिले। इस बीच बहुत सारे वेबिनार कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन हिंदुस्तान में अगर बेटा एडमिट है तो मां प्रेयर कर रही है, पूरा परिवार उसकी खुशी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। तो ये लगाव सिर्फ ज्वाइंट फैमिली में देखने को मिलती है। तो जो विकासात्मक शोध होते हैं, जो इस तरह के परिवर्तन होते हैं, हमारे मनोवृत्तियों में जो परिवर्तन होते हैं, विकास के बाद जो चेंजेस आते हैं समाज में, उन सब का अध्ययन करता है वो विकासात्मक समाज। उसके बाद आता है प्रलेखीय विश्लेषण शोध, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस रिसर्च, इसे हम कहते हैं प्रलेखीय
विश्लेषण शोध। ऐसे शोध में प्रलेखीय अध्ययनों का विश्लेषण होता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट दिया गया, वो कोई कानून बना है, अब वो कानून कितना लचर है या कितना कारगर है, उसमें क्या बदलाव अब करना चाहिए, क्योंकि वो तो लिपिबद्ध हो गया है, कानून बन गया है। हमारे भारतीय संविधान में या हमारे हिंदुस्तान में ये बात जोरों से चल रही है कि जो कानून बनाए गए हैं यहाँ, वो अंग्रेजों के जमाने के कानून है। अब समय आ गया है कि उसमें बदलाव किया जाए। बहुत सारे कानून में बदलाव भी आया। तो ऐसे जैसे संविधान संशोधन होता है, कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो कि लगता है कि नहीं, समय के साथ नहीं है, अच्छी नहीं है, समय के साथ नहीं चल रही। तो अब क्या करना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस होना चाहिए। एक बहुत हाई लेवल कमेटी बनती है, उस पर विश्लेषण करती है। हाँ? ये विश्लेषण, ये अध्ययन ही जो है प्रलेखी अध्ययन के अंतर्गत आता है। कोई रिपोर्ट हमने बना दी है, कोई डॉक्यूमेंट्स हमने बना दिया है, और ये रिपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट्स का फिर से जब रीटेस्टिंग करते हैं, पुनः परीक्षा करते हैं, तो ये प्रलेखी विश्लेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है नृजातीय अध्ययन। नृजातीय अध्ययन, इथनोग्राफिक रिसर्च। आप पढ़ेंगे इथनोमेथोलॉजी, लोक विधि विज्ञान। हेरोल्ड गॉर्फिंकल ने, हेरोल्ड गॉर्फिंकल ने, जो इसके प्रतिपादक थे इथनोमेथोलॉजी के, उन्होंने इथनोमेथोलॉजी पे चर्चा किया था। इथनोमेथोलॉजी होता है डे टू डे की घटनाओं का अध्ययन करता है, लोगों के बीच में अध्ययन करता है। जैसे कोई घटना घट गई, ऐसे अनुसंधान करने वाला व्यक्ति लोगों के बीच बैठा रहता है, लोगों के विचारों को वो सोचता रहता है, सुनता रहता है, उनकी प्रतिक्रियाओं का मनन करता है, अध्ययन करता है। कोई घटना घट गई, जैसे अभी हाथरस की घटना घटी, और उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो कभी कभी जो रिसर्चर होता है या कोई जो जर्नलिस्ट होता है, वो चुपचाप सुनता है उनकी बातों को और फिर उसका विश्लेषण करता है। तो इथनोमेथोलॉजी जो होती है, लोक विधि विज्ञान, ये डे टू डे की जो घटनाएं, जो हमारे जीवन में जो चीजें घट रही हैं, जरूरी नहीं कोई घटना घट गई है, गांव में कोई समस्या आ गई है, उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। इस पैंडेमिक पे भी, इस महामारी पर भी जो गांव में बस प्रतिक्रिया होती है। जब कभी गांव जाते हैं, पिछले दिनों जब गांव गए थे, तो एक बहुत बुजुर्ग थे, बोले ये बताइए बेटा जी कि ये कोरोना होता कैसा है, कभी देखने को मिलेगा। अब उनको समझ में नहीं आया कि कोरोना को देखने को कैसे मिलेगा। तो हमने कहा कि देखिए, जो कोरोना को कैसे देखेंगे, ये तो वैज्ञानिक ही देख पाएंगे, लैब में देख पाएंगे। उसको देखने के लिए इतना सबसे छोटा वायरस है, एक आल्पिन, आल्पिन का जो नुकीला नहीं, ऊपरी वाला भाग होता है, उस आल्पिन के मुहाने पे 10,000 कोरोना चिपक सकते हैं। कितना छोटा होता है। तो कहते हैं कि हमने कभी भी कोरोना को नहीं देखा और न देख पाऊंगा। एक बार लालसा है कि कोरोना को देख लें। उनको लगा कोई जीव होगा, बड़ा जीव होगा, सांप देखा, बिच्छू देखा। बहुत बुजुर्ग थे, करीब 80 प्लस के थे, और उनको फिर समझाया, बताया उसके बारे में। उनकी भी जिज्ञासा थी। देखिए, जिज्ञासा क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है। और उन्होंने इस बात को मुझे एहसास कराया एज ए सोशियोलॉजिस्ट, कि वो बोले मैं कई दिनों से सोच रहा था कि जब आप आओगे तो आपसे मिलकर के मैं पूछूंगा कि कोरोना होता क्या है। और उनको कोरोना के बारे में जब बताया
कैसे फैला, कैसे फैलाव हुआ, तो उनको संतुष्ट मिली, बोले कि अब जाकर के मेरी जिज्ञासा की शांति हुई। बोले हम कई दिन से ये सोच रहे थे कब आप आओगे और हम कोरोना के बारे में पूछे। तो ये जिज्ञासा होती है। जिस जिज्ञासा का जब तक समाधान नहीं होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं ना कि कोई बात है वो कहती हैं पेट में नहीं पच रहा, जब तक वो 2-4 लोगों से बांट नहीं लेती, शेयर नहीं कर लेती हैं अपनी बातें, तब जाकर के बोले अब पेट का पानी पचा। होता नहीं होता, सिर्फ महिलाएं मन नहीं है, पुरुष भी ऐसे होते हैं। किसको बताएं, किसको बताएं। तो निर्जाति जो शोध होता है, इथनोमेथोलॉजी की बात कर रहे थे, ये हमारे जीवन से जुड़े जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए पानी बरसात नहीं हुई, अब उसी को लेकर के चर्चा कर ली। लोग चर्चा की इस वर्ष नहीं होगा या पानी नहीं गिर रहा, ठंड भी नहीं पड़ेगी, अब क्या होगा। तो ये निर्जाति जो शोध होता है, इथनोग्राफिक रिसर्च, वास्तव में ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। यह मानव समूह के सांस्कृतिक विकास क्रम का अध्ययन करती है। लेकिन इसके अध्ययन में क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है, सहभागी अवलोकन होता है। हम ऐसे अध्ययन नहीं करेंगे, हम उस समूह के साथ, उस ग्रुप के साथ अध्ययन करेंगे। बहुत सारे सोशियोलॉजी में पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन हुआ है। द स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ सोसाइटी, फुटपाथों पर जो लिखी बहुत ही फेमस किताब है। तो इसको लिखने वाला दिन को लिखता था और रात को फुटपाथ पर आकर के वो सोशियोलॉजिस्ट सोता था उनके बीच में। कई बार पुलिस वाले भी पिटाई किए उसकी, लेकिन लय उसके लिखना था। जेल में ऐसे अध्ययन किए गए। एडिक्शन पे बहुत सारे ऐसे अध्ययन किए गए। तो जो सारी जो समस्याएं आती हैं, अगर हम उनमें पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बेरियर एल्विन ने द गोल्ड जो अध्ययन किया है, द बैगास, ये मील का पत्थर है सोशियोलॉजी में, ट्राइबल स्टडीज में। वो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन किए बस्तर में। उस समय लोग उनको शुरू में कितनी परेशानी उनको हुई, लोग बताते नहीं थे, लेकिन जब वो उन्हीं झोपड़ी बनाकर रहने लगे, उन्हीं की तरह खाना खाने लगे, उन्हीं की तरह पेज पीने लगे। ब्रह्मदेव शर्मा जो बीडी शर्मा थे, उन्होंने बताया था, वो अब नहीं रहे, वो भी ट्राइबल मूवमेंट के बहुत बड़े पक्षधर थे। और बस्तर में आप सुने होंगे कि कुछ दिन पहले कलेक्टर का जब किडनैप कर लिया गया था नक्सलवादियों ने, तो कलेक्टर को छुड़ाने में ब्रह्मदेव शर्मा की ही बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि ब्रह्मदेव शर्मा की बात वो मानते थे। अब बीडी शर्मा जी नहीं रहे, वो ट्राइबल कमिश्नर रहे, तो 1 रुपए तनख्वाह लेते थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे। बस्तर में भी वो कलेक्टर रह चुके थे, फिर रिजाइन करके उन्होंने ट्राइबल का अध्ययन शुरू कर दिया। बहुत सारी किताबें हैं, कभी आपको मौका मिलेगा तो ब्रह्मदेव शर्मा की किताबों को आप पढ़िएगा। तो बताते हैं कि एक अंग्रेजी शराब पीने वाला व्यक्ति पेज पीने लगा, बस्तर के पेज को पीने लगा। बहुत सारी तकलीफ भी हुई, बहुत सारी परेशानी भी हुई, लेकिन उन्होंने जो द बैगा लिखा है वो सोशियोलॉजी के लिए मील का पत्थर। गियर्सन ने इस तरह से अध्ययन किया है। बहुत सारे पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन हुआ, और हमको भी, हम सोशियोलॉजी में अगर अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो भले ही हमारा पूर्ण सहभागिता न हो, आंशिक सहभागिता हो, सेमी पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन अगर हम करेंगे तो निश्चित है। जैसे आप लोग अपने स्कूल के छात्रों का अध्ययन करना है, कॉलेज के छात्रों का अध्ययन करना है, तो उनके साथ आपका सेमी पार्टिसिपेशन है। सेमी पार्टिसिपेशन होता है कि माने कुछ समय तक हम उनके साथ रहे और फिर इसके बाद चले आए। तो ये निर्जाति शोध होता है। और एक होता है, आजकल चला है कैप अध्ययन, KAP, कैप स्टडीज। K मीन्स नॉलेज, A मीन्स एटीट्यूड्स, P मीन्स प्रैक्टिस। नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस, ज्ञान, अभिवृत्ति और व्यवहार। इसमें 3 चीजें रहती हैं, ज्ञान, अभिवृत्ति और व्यवहार।
नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस। अब ज्ञान, ये हम कैसे अध्ययन करते हैं, इसको कैसे करेंगे? ज्ञान का मतलब हमें, जैसे हमें एक मालूम है भारत सरकार की छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हमें ज्ञान है नहीं, ये तो नॉलेज है हमें। लेकिन इसके बारे में लोगों की अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, ये जब हम जानेंगे तो अलग अलग होगी, अलग अलग मनोवृत्तियां अभिवृत्तियां आपको देखने को मिलेगी। कोई इसके पक्षधर होगा, कोई कहेगा जो भाग्यवादी होंगे, फेडरलिज्म बहुत ज्यादा है हमारे भारतीय समाज में आज भी, तो जो भाग्यवादी होंगे वो कहेंगे अरे जो ईश्वर देता है वही देता है, ये सब नारा और बेकार है। लेकिन अब ऐसे लोग भी इस विचारधारा पर सोचने लगे हैं कि हमें सीमित परिवार रखना है। तो सीमित परिवार उस नारे के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो एटीट्यूड्स में आएगा, इस हमारी अभिवृत्ति में आएगा। और फिर उस नारे का क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, अपने लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने लिए दो ही सीमित परिवार ही रखे हैं? नारा देते थे ना, हम दो हमारे दो, बहुत सारे नारे चले थे फैमिली प्लानिंग को लेकर के। तो क्या इसका प्रैक्टिस हम कर रहे हैं? ये हमारे पी में आएगा, प्रैक्टिस, व्यवहार में आएगा। तो जब हमें किसी नीतियों का, किसी नीति का, किसी पॉलिसी का इवैल्यूएशन करना होता है या उसके बारे में लोगों की अभिवृत्तियों को जानना होता है, तो हम कैप मॉडल का प्रयोग करते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड्स और प्रैक्टिस। बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका हम अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारा कोटेशन हो गया। अगर मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ह्यूमैनिटी, तो उसको हम लोगों से पूछेंगे, लोगों से जानेंगे कि अरे सब ये मनुष्यता का जो धर्म है, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम पैदा ले लिए, एक बच्चे के रूप में पैदा, नवजात के रूप में पैदा होता है, फिर वो बच्चा रहता है, फिर उसका सोशलाइजेशन होता है, एडल्ट में आता है, युवा में आता है, यूथ बनता है, फिर किशोर माने किशोर बनेगा, फिर आएगा युवा आएगा, और ये इस तरह से सोशलाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। और कभी कभी इतने चरणों के बावजूद भी हम मनुष्य नहीं बन पाते। कहते हैं ना कि वही मनुष्य मनुष्य है, वही जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्ता जी ने कहा था, बहुत अच्छी पंक्तियां कही थी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ह्यूमैनिटी, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ये तो हमारा ज्ञान है, ये तो नॉलेज है। Knowledge without practice is like a glass, ear for show, nothing for use। ऐसे बहुत सारे कोटेशंस है नहीं है? तो वो कोटेशन जो है, नॉलेज, वो ज्ञान है, वो ज्ञान हम जब दूसरे से पूछेंगे, उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं कि मनुष्य का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इस पैंडेमिक में आप देखा, इस पैंडेमिक में जो है आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग थे जो अपने पेंशन, अपने बचत से निकाल करके, और यहाँ भी देखा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे रीवा में भी, जो रात रात भर बेचारे खाना बांटते थे, जो आते थे वहां से। डॉक्टर मुकेश एंगल का नाम आपने सुना होगा कि पूरा वो रात भर बनाकर खाने और स्ट्रीट पे जाकर के बांटते थे। ये क्या है? ये ह्यूमैनिटी है, ये हर आदमी के बस में नहीं है। जब हम नींद में होते थे, एयर कंडीशन में सो रहे होते हैं, तब ऐसे लोग जाकर के सेवा करते हैं।
तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, अरे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देंगे, नहीं ये मनुष्य सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे अरे हटाइए, छोड़िए, ये सब कहने की बात है। और फिर प्रैक्टिस में आएंगे कि क्या हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह से हमने आपको सामाजिक अनुसंधान के 17-18 प्रकार बताए, 17 टाइप्स सोशल रिसर्च से बताया, कल से लेके आज तक। और ये जो सामाजिक अनुसंधान है सिर्फ समाजशास्त्री भर नहीं, राजनीति विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है, अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है, भूगोल में भी इसका प्रयोग होता है, दर्शन शास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है। हम इनसे जो प्रयोग करते हैं, तो ये सामाजिक अनुसंधान के प्रकार है। फिर आता है सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है? सामाजिक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, सामाजिक सरोकारों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, वो विचारधाराएं भी कभी कभी सामाजिक अस्मिता के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। लोगों की सोच अलग होती है, क्योंकि समाज ही नहीं रहेगा तो हम ये विचारधारा और ये किस काम के रहेंगे। तो विचारधाराओं की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज पंगु हो जाए। तो समाज को पंगु होने से बचाने के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। समाज को गतिशील बनाने के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला महत्व होता है अचीवमेंट ऑफ न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, उस अनुसंधान से हमें नया मिलता है। हम पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। कभी कभी होती है कि सामाजिक घटनाओं में आपको किस्से और कहानियों में भी ये सुनने को मिलता है। किस्से और कहानियों में उस सारी सामाजिक विद्रूपताओं को डाला जाता है जो एक सोशियोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। आपको बताया था कि हार्वर्ड बेकर की जो किताब है डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस, बहुत अच्छी किताब है, मील का पत्थर, बहुत बड़ी किताब है। कभी आप पढ़िए कि जो विचारों का जन्म हुआ है वो छोटे छोटे किस्से, कहानियों, किंवदंतियों से हुआ है, मुहावरों से हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे वैचारिकता को आगे बढ़ाने के लिए ये मुहावरे, ये किस्से, ये कहानियां आधार बनते हैं। तो एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे कहावतें हैं नहीं, किस्से हैं नहीं। अधगल गगरी छलकत जाए, अब क्या है? अधूरा ज्ञान कहीं भी है, काम नहीं देता। अभिमन्यु भी जो है लड़ाई में तो लड़ लिया, लेकिन उसको पूरा ज्ञान नहीं था कि कैसे वो चक्रव्यूह को तोड़ करके वापिस आएगा, इसलिए फंस गया। तो अधूरा ज्ञान, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अनुसंधान जब आप करते हैं तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक नया मिलता है। फिर रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का नाश। दूसरा, जो आपके अंदर अज्ञानता, जैसे आपको बता रहे थे, गांव गए तो कक्का ने कोरोना के बारे में पूछा और बोला कि मैं कई हफ्ते से सोया नहीं कि वो होता क्या है कोरोना। और सब यही कहते थे कि सारे जो भी आए वो कहे कि सारे बुजुर्ग चले जा रहे हैं कोरोना कांड। तो मैं तो मुझे भी डर लग रहा था, पहली बार मुझे अपनी जिंदगी को लेकर के डर आया। तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत है कक्का। और कोरोना के बारे में जब तक उन्होंने पूरा हमसे ज्ञान नहीं लिया, तब तक वो, उनका जो अज्ञानता था, उनके अंदर की जो अज्ञानता थी वो खत्म हो गई, अज्ञानता का नाश।
तो जो हमारे अंदर अज्ञानता होती है, जिस विचार को हम अपने दिमाग में पैठ बनाए होते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा, उसको लेकर के, उस अज्ञानता को लेकर के आप करते हैं, तो ये अज्ञानता का नाश होता है, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। फिर तीसरा महत्व होता है सामाजिक अनुसंधान का, वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विश्लेषण, साइंटिफिक एंड वैल्यू फ्री एनालाइजिंग। वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विश्लेषण, वैज्ञानिक, हम कोई भी अध्ययन करेंगे वो साइंटिफिक तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम समाजशास्त्र में विज्ञान का प्रयोग नहीं करते, समाजशास्त्र में हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, हमारी पद्धतियां वैज्ञानिक है। जिस तरह से हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं, उसी तरह से जो है हमें समाजशास्त्र में भी हम अध्ययन करते हैं, और कोई बायस्ड स्टडी नहीं होती, जो बायस्ड रिपोर्ट नहीं होती है, हम निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं, और तभी हम सफल होंगे। अगर अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष विश्लेषण नहीं करेगा तो कभी भी सफल नहीं होगा। फिर चौथा महत्व, सामाजिक प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल प्रोग्रेस। समाज कभी स्थिर नहीं होता, समाज गतिशील है। समाज को आपने देखा होगा, अपने आसपास की दुनिया को, जैसा हमने बताया कि अपने आसपास की दुनिया को आप देखिए कि वो दुनिया कितनी बदल गई है, वो बदलती जा रही है। लोगों के विचार, लोगों की सोच, लोगों की धारणाएं, सामाजिकता, अपनापन, लोक व्यवहार बदल रहे हैं। गांव में आप जाइए, जो हमारी पूंजी थी, कक्का का संबोधन हमारे लोक व्यवहार की ओर इशारा करता है। ये सब मायने बदल रहे हैं। बड़े आदमी हो गए तो पैर पड़ने में तकलीफ होती है कि हमारा कोई रिलेटिव मिल गया है, अब सबके सामने कैसे उसके पैर पड़ लें। ये क्या है? ये लोक व्यवहार में बदलाव आ रहा है। इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, हम सामूहिकता से कटते जा रहे हैं। तो समाजशास्त्र सिखाता है कि नहीं, हमें सामूहिकता से नहीं कटना है, हमें अपने लोक व्यवहार को जीना है। अब जनजातियों में देखिए, उनकी जनजातियों की बहुत सारी लोकगीत होते हैं, और उनके लोकगीत जो होते हैं, उनके लोक जीवन की कविता होती है, जिसको वो एहसास करते हैं, जिसको वो जीते हैं। बहुत सारे ट्राइबल एरिया में मुझे जाने का मौका मिला ट्राइबल स्टडीज के दौरान, तो उनके लोक जीवन में वो चीजें दिखाई देती हैं, जो उसको कविता के माध्यम से वो अपने लय में गाते हैं, अपने लय में उसको सुर बांधते हैं। आज सब दूर हो रहा है, फोक सॉन्ग, फोक डांस, सब लोक नृत्य, लोक व्यवहार, लोक संगीत सब दूर हो रहा है। अब रिमिक्स का कल्चर आ गया है, और वही हमारी लाइफ स्टाइल भी बन गई है रिमिक्स की। तो सामाजिक प्रगति, समाज के प्रगति को आकलन करने में समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। फिर अगला महत्व है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करने में सहायक। ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर हमने सामाजिक जीवन को अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया है, तो हम बता सकते हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो समाज कैसे आएगा, कैसे प्रगति करेगा। जैसे विज्ञान भविष्यवाणी करता है कि आज गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, भले ही अच्छी धूप निकल आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भविष्यवाणी हो गई
लेकिन धूप निकल आई, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह से उस एरिया में जो उनका सर्किल होता है, उस एरिया में कहीं ना कहीं ऐसा हो। तो ये प्रिडिक्शन, ये महामारी किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित की है, हमारे परिवार को प्रभावित की है, हमारे नातेदारी व्यवस्था को प्रभावित की है, हमारे सामाजिक सरोकार को प्रभावित की है। तो ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर इस तरह से भविष्य में भी महामारियां आएंगी और उनसे हमने पहले से ही अपने आप को सुरक्षित नहीं किया है, समाज को सुरक्षित नहीं किया है, तो ये चुनौतियां हमें झेलनी पड़ेंगी। तो सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है। और विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ रिलायबल नॉलेज, विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। हम जब सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान में जो निष्कर्ष हमें मिलता है, वो निष्कर्ष एक तरह से हमें नई चीजों को, नए ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए आधार बनता है। हमने चाइल्ड मैरिज पे अध्ययन किया, हमने विडो मैरिज पे अध्ययन किया, हमने क्राइम पे अध्ययन किया। जिन चीजों पे हम अध्ययन कर रहे हैं उससे नई चीजें मिलती हैं। जब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो नई चीजें मिलेंगी। तो समाजशास्त्र अपने सामाजिक अनुसंधान में नए ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। बाल विवाह क्यों बंद किया जाए, क्यों ऐसे बहुत सारी समस्याएं आई उसके कारण, बहुत सारी विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई। फिर विडो रीमैरिज कैसे किया जाए, कैसी नीति बनाई जाए। तो बहुत सारी पॉलिसी का जब हम अध्ययन करते हैं या समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर नेक्स्ट महत्व क्या है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण, जब हम इन समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम कंट्रोल करेंगे। जैसे परिवार है, परिवार में कोई विवाद हो गया, परिवार में कोई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। अब 4 लोग हैं, 4 बर्तन जहां रहेंगे कहें नहीं खटपट होगी। पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था कि आप उपेंद्रनाथ अश्क की अगर टूटती डाली को अगर आप पढ़े तो ये बहुत अच्छी पृष्ठभूमि, एक सामाजिक समरसता की जो है पृष्ठभूमि वहां देखने को मिले, पारिवारिक समरसता की पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी कि किस तरह से परिवार में खटपट होती है। और फिर एक जो इंपीरिकल नॉलेज वाला है, अब जो बुजुर्ग हैं, दद्दा बैठे हैं, कक्का बैठे हैं, वो उनको क्या है, इंपीरिकल नॉलेज है, आनुभविक ज्ञान है, और उस अपने अनुभव के ज्ञान से उस समस्या का निदान कर देते। तो सामाजिक, जब हम अच्छे अध्ययन कर लेंगे, उनके निष्कर्षों को निकालेंगे, तो भविष्य में जो समस्याएं आएंगी वो समस्याएं आ नहीं पाएंगी, और जो समस्याएं हैं उन पर हम नियंत्रण ले लेंगे। और फिर है समाज कल्याण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण में सहायक। समाज कल्याण की भी हम बात करते हैं, क्योंकि अगर समाज के लिए जो योजनाएं बनती हैं, समाज में जो नीतियां बनती हैं, वो समाज के लिए बनती हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अभी संबल योजना है, संबल योजना में कहा गया कि जिनका 2 एकड़ से जमीन कम होगी, ऐसे बच्चों की फीस सरकार देगी। इसका अगर सही, जो संबल योजना का जो सही लाभ ले रहे हैं, क्योंकि मैं प्रभारी हूं, मैं देखता हूं, जानता हूं, जब संबल के सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, उनको ऊपर से नीचे तक देखता हूं और हंसता भी हूं कि तुम्हें तो कोई आवश्यकता नहीं है,
तो कहते हैं अरे जब सरकार दे रही है तो हम भी सेक्रेटरी से को दे करके बनवा लिए सर्टिफिकेट। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, बेचारे परेशान है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो लाभ ले रहे हैं। योजनाएं इसलिए बनती हैं कि जो समाज के जो निचले तबका का व्यक्ति है, जिसको पास वो सारी चीजें उपलब्ध, उस संसाधन नहीं है, उसको लाभ मिले। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि वो लाभ नहीं ले पाते। तो सामाजिक अनुसंधान के बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, हम स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में, हम शिक्षा के विस्तार में, हम आवासीय समस्या के विस्तार में, गंदी बस्ती के उन्मूलन में, ये बहुत सारी चीजें हम करते हैं। फिर वीकर सेक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, कमजोर वर्गों के लिए प्लानिंग करते हैं, बुजुर्गों के लिए करते हैं, विधवाओं के लिए करते हैं, जो बेसहारा है उनके लिए क्या योजनाएं चलती है, ये सोशल वेलफेयर से है। तो ये हम अध्ययन, सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन करने के बाद फिर इस नीति पे आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो बहुआयामी, सामाजिक अनुसंधान बहुआयामी, यह सीमित नहीं है, और हम इसके अनेक पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सामाजिक अनुसंधान के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अगर इसमें कोई आपको प्रश्न हो तो 5 मिनट आप हमसे उन प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। कुछ तो बोला